हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं दीपक चौधरी फिर से आया हूँ लेक्चर नंबर 2 लेकर, एंशियंट हिस्ट्री का। जो सफ़र हमने आज से 3 लेक्चर पहले स्टार्ट किया था, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यूपीएससी के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लेक्चर में लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड? जिसके कोई रिटन एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था जिसके कोई रिटन एविडेंसेस नहीं होते हैं, उसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट से। वो हमें कौन ढूंढ के देता है? आर्कियो आर्कियोलॉजिस्ट। कौन ढूंढ के देता है? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें ढूंढ के देते हैं। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसका सबसे पहला है जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, 3 एज में डिवाइड है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और कौन सा था बच्चों? कमेंट में लिखो, ऐसे थोड़ी होता है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज। वेरी गुड, वेरी गुड। नियोलिथिक एज। ठीक है, तो चलिए पैलियोलिथिक एज को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्री हिस्ट्री की ज़रूरत क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जानते हैं प्री हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, प्री हिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में जानते हैं प्री हिस्ट्री के थ्रू। हम प्री हिस्ट्री के थ्रू हम ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं। ह्यूमंस ने जो टूल्स यूज़ किए, टेक्नोलॉजीज़ जो भी ह्यूमंस के पास आई, आर्ट और कल्चर जो भी है, कई तरह के कल्चर हैं, आर्ट हैं, उसके बारे में जानते हैं। लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। देखिए, हर एज में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जीते थे। कुछ कुछ एक जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो आज तक फॉलो हो रहे हैं। अगर हम बात करें अपने जंगलों में, तो आज की डेट में भी आपको आदिवासी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वो भी एक तरह का लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है बच्चों, वो भी एक तरह का लाइफ स्टाइल होता है। ठीक, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। हर सिटी की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर गांव की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे प्री हिस्ट्री से कि आखिर वो कैसे कैसे डेवलप हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस नॉलेज इज़ वैल्यूएबल फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट। ठीक है, दिस नॉलेज इज वैल्यूएबल फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमंस के ऊपर कैसे कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या फ़र्क पड़ा, कैसे कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसका क्या फ़र्क पड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में सीखेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। राइट, चलिए डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री को। किसी भी चीज़ में, किसी भी सिस्टम में पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है उसको डिवाइड कर लिया जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए। दोस्तों, मैं एक इंटरव्यू ऐसी देख रहा था। ठीक है, तो वो जो इंटरव्यू था वो कोई बच्ची थी जिसने अभी यूपीएससी क्रैक किया है। उसकी कुछ AIR 7th के आसपास रैंक आई थी। उसने बड़े ही सिंपल वे में मुझे समझा दिया। बेसिकली बहुत ही सिंपल वे में उसने मुझे क्या समझाया। उस इंटरव्यू से मुझे क्या समझ में आया, उसको ना 30 डेज में पूरी हिस्ट्री कवर करनी थी। 30 डेज में उसको पूरी हिस्ट्री कवर करनी थी। राइट, ये उसका टारगेट था। और उसके पास जो बुक्स थी उसमें करीब करीब 800 पेजेस थे। 800 पेजेस थे, तो उसको वो बुक कवर करनी थी। तो उसने क्या किया, उसने 800, देखिए 800 पेजेस एक दिन में कवर करना मुश्किल है, तो उसने 800 डिवाइड बाई 30 कर दिया। ठीक है, तो जो भी आंसर आया उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग लगभग 25-26 पेजेस पर डे आ रहे थे, तो उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे उसकी रीडिंग हैबिट में ग्रोथ हुई, वो 25 से लेके 40 पेज तक पर डे पढ़ने लगी। ठीक है, तो ये 15 पेजेस पर डे पढ़ने की वजह से उसके कोर्स कंप्लीशन में जो लास्ट के 4 to 5 डेज बचे, वो उसको रिवीजन में बहुत हेल्प कर गए। ठीक है, उसने कोई ये टारगेट नहीं बनाया कि मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है, कि 2 चैप्टर पढ़ने हैं, कि 2 घंटे पढ़ना है, कि 4 घंटे पढ़ना है। नहीं, चाहे उसको पूरा दिन लगे, चाहे वो 1 घंटे में ख़त्म कर दे। उसका टारगेट था अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 पेजेस पर डे।
उसको पढ़ने हैं, समझने हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में करके करोगे तो वो चीज़ बहुत इजीली याद हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है आपके लिए, राइट। तो चलिए इसको भी हम डिवाइड करते हैं अपने प्री हिस्टोरिक पार्ट को। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और फिर से बता देता हूँ। इसमें जो लिथिक का मतलब होता है, ये होता है स्टोन, राइट। लिथिक का मतलब है स्टोन। ये लोग जो भी टूल्स यूज होते थे, जो भी ह्यूमंस टूल यूज करते थे प्री हिस्ट्री के टाइम पे, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो बेसिकली स्टोन से बने हुए होते थे। ठीक है, ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के बताया है, वो बेसिकली स्टोन से बने हुए होते थे, राइट। अब होते वो बोन से, कुछ ना टूल्स ऐसे भी मिलेंगे जो बोन से बने हुए होंगे, हो सकता है कुछ टूल्स ऐसे बने हों जो वुड से बने हों। लेकिन क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ, बहुत साल हो गए ना, हज़ारों साल हो गए, तो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, राइट। तो उसने जो टूल्स हमें आज की डेट में मिले हैं वो खाली स्टोन के और कुछ टूल्स बोन्स के हैं। तो ये वो टूल्स हैं। ये जो पिक्चर आप अपने सामने देख रहे हो ये उन टूल्स की है, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमने सीखा पैलियोलिथिक एज होती है, इसमें मीजोलिथिक एज होती है और नियोलिथिक एज। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली पैलियोलिथिक एज पे है। पूरा का पूरा लेक्चर आज हमारा पैलियोलिथिक एज पे है। क्या है ये पैलियोलिथिक एज? इसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। क्यों? मैंने पहले भी बताया था, इसमें 2 वर्ड्स हैं, पैलियो और लिथिक, राइट। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, और स्टोन, लिथिक मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोन। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने कमेंट में लिखा है स्टोन, स्टोन होता है। तो पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसकी जो पीरियड होता है वो लगभग अननोन, इस 3.5 को मैं मानता हूँ अननोन, क्योंकि ये एक जनरल आइडिया है कि 3.5 लाख BC से था, लेकिन बेसिकली अननोन से या स्टार्टिंग पीरियड से हम लोग 10,000 BC तक मानते हैं, 1000 BC तक इस पैलियोलिथिक एज को मानते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जो ये जो पीरियड था ये प्लिस्टोसीन पीरियड के टाइम पे बना था, यानी कि आइस एज के टाइम को ही हम लोग पैलियोलिथिक एज में जानते हैं। जितना भी पैलियोलिथिक एज था ये आइस एज के टाइम पे था, ठीक है। पैलियोलिथिक जो टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था मिस्टर जॉन लुबॉक ने। किसने दिया था? मिस्टर जॉन लुबॉक। कब दिया था? 1885 AD में। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कुछ कॉम्पिटिशन्स में पहले आया हुआ है, ठीक है। जॉन लुबॉक ने दिया था टर्म पैलियोलिथिक, और कब दिया था? 1885 में। हिस्ट्री में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो होती हैं डेट्स। डेट्स को याद रखना है इन विद रेफरेंस टू नेम, विद रेफरेंस ऑफ नेम, नाम के साथ उसको याद रखना है, तो ही हम उसको कर पाएंगे, हिस्ट्री को समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, इसमें जो पीपल, जो भी लोग वहाँ उस टाइम पे रहते थे वो नेग्रिटो रेस के रहते थे, उनको नेग्रिटो बोला जाता था। मतलब नेग्रिटो का क्या होता है? नेग्रिटो मतलब वो लोग होते हैं जो कि ओपन एयर में रहते हैं। किस में रहते हैं? खुले जंगल में, ओपन एयर में, और ख़ास तौर से रिवर्स वगैरह के पास, ठीक है। केव्स में, कहीं कहीं केव्स में भी मिलेंगे ये लोग, छुपने के लिए केव्स ढूंढते हैं। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आया? नेग्रिटो रेस के लोग वो होते थे जिनके पास नो हाउसेस, और यहाँ से ये समझ में आता है कि इनके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी हाउसेस की, पॉटरी की या एग्रीकल्चर की। बात समझ में आ गई? इनके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी हाउसेस की, पॉटरी की या एग्रीकल्चर की, इसीलिए ये लोग नेग्रिटो रेस के कहलाते हैं, ठीक है। ये लोग फूड गैदरर्स होते थे। ये लोग क्या है कि फूड गैदरर्स होते थे, जगह जगह से फूड इकट्ठा करते थे या फिर हंटिंग करते थे, ठीक है, हंटर्स होते थे।
टूल्स जो इनके यूज़ होते थे वो बेसिकली अनपॉलिश्ड होते थे, रफ स्टोन लाइक टूल्स होते थे, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया है। ये जो टूल्स हैं ये अनपॉलिश्ड हैं, देखिए रफ हैं, कोई स्मूथ नहीं है, ठीक है, अनपॉलिश्ड हैं, अजीब से हैं, ठीक है। ये देखिए अनपॉलिश्ड, ठीक है, ये अनपॉलिश्ड टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल्स थे इनके वो अनपॉलिश्ड थे। ख़ास तौर पे ये है हैंड एक्सेस का यूज़ करते थे, क्लीवर्स का यूज़ करते थे, ब्रेवेंस का और स्क्रैपर्स का। टूल्स की डिटेल आप आगे आपको मिल जाएगी या आपके पीडीएफ नोट्स पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इज नोमैडिक पीपल। ये लोग नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक पीपल मतलब क्या होता है कि ये एक एरिया है, ठीक है, जिसके बीच में ये लोग अपनी सभ्यता के साथ रहते हैं, अपने कबीले के साथ रहते हैं, ठीक है। वहाँ के कुछ ट्रेडिशंस इन लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ ट्रेडिशंस बनाए हुए हैं, कुछ रिचुअल्स बनाए हुए हैं। रिचुअल्स तो बेसिकली बहुत बाद में आए थे, लेकिन ये अपने कुछ रिचुअल्स मानते थे, खासतौर से ट्रेडिशंस मानते थे, कम्युनिटी मानते थे, तो ये कस्टम्स मानते थे, तो ये उन्हीं के बीच में रहना पसंद करते थे। तो बेसिकली जहाँ जहाँ मैप में आप देखेंगे रिवर्स जहाँ जहाँ से जा रही हैं वहाँ वहाँ पे इनके एग्जिस्टेंस आपको मिलता है। ये देखिए, ठीक है, नदी के किनारों पे इनका एग्जिस्टेंस होता था और ये उसी बेसिस पे अपने अपने ग्रुप्स में सेटल्ड होते थे। ये नोमैडिक पीपल्स होते थे, राइट। नेक्स्ट इज पैलियोलिथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। क्या क्या है आगे पढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज, आप समझ रहे हैं, ये लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक। लोअर पैलियोलिथिक एज कौन सी होती है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करके रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है मैक्सिमम टाइम स्पेन, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेन वाला पीरियड है ये। हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम अननोन टू 10,000 BC। जब से शुरू हुआ तब से लेके 10,000 BC तक, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या मिला, इसमें हमें रिवर वैलीज़ के मिली, गुफाओं के टेरेसेस मिले जहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ पे लोगों का ये रिवर वैलीज़ हमें वहाँ मिली जहाँ पे लोग रहते थे, उन्होंने रहने के लिए अपनी व्यवस्था बना रखी थी। यहाँ के लोग पानी के पास रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जो ये स्टोन टूल्स बनाते थे वो ख़ास तौर पे स्टोन्स इनको जो है वो नदी के किनारे या नदी में मिल जाया करते थे। जो सबसे पहला एविडेंस मिला है अर्लीस्ट टूल का वो हमें कहाँ मिला है, वेस्टर्न यूरोप में मिला है बच्चों, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप कहाँ पे है ये ज्योग्राफी में सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो इंडिया में मिला वो कौन सा था, पल्लावरम हैंड-एक्स, ठीक है। पल्लावरम हैंड-एक्स ये इंडिया का फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल है। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस ने, रॉबर्ट ब्रूस फोर्थ इन 1863। फिर से अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग भी हंटर्स थे, ठीक है, फूड गैदरर्स थे। इनके ये भी नोमैडिक लाइफ स्टाइल था, कोई खास फर्क नहीं आया था, बेसिक थे ये लोग, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट पैलियोलिथिक साइट जो हमें मिलती है वो मिलती है बोरी। अनदर प्रीलिम्स क्वेश्चन, अनदर प्रीलिम्स क्वेश्चन, बोरी। बोरी साइट कहाँ पे है, बोरी इन महाराष्ट्र, ठीक है। जो इनके टूल्स बने हुए होते थे अगर हम उसके बारे में बात करें तो टूल्स बेसिकली लाइमस्टोन, बेसाल्ट और हैंड एक्सेस। बेसाल्ट के बने हुए होते थे, जैसे हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस मतलब ये एक पत्थर को बिल्कुल कुल्हाड़ी की शेप में काट बना लिया इन्होंने और उसको हाथ से यूज़ करते थे। चॉपर्स, चॉपर्स ये, ठीक है। क्लीवर्स, क्लीवर्स ये अलग अलग तरह के क्लीवर्स, अलग अलग साइज़ के क्लीवर्स होते थे। ये बहुत ही रफ होते थे, राइट। ये जो टूल्स हैं बहुत रफ और हैवी होते थे, कोई अनपॉलिश थे ये, जो कि हमने अभी पढ़ा कि इस पीरियड में सब लोग जो टूल्स थे वो ज़्यादातर अनपॉलिश थे। तो फर्स्ट स्टोन फैब्रिकेशन स्टार्टेड, पहली स्टोन फैब्रिकेशन कब हुई थी, जो हुई थी उसे कहते हैं ओल्ड वान ट्रेडिशन। जब पहली बार टूल्स बनना शुरू हुए स्टोन से तो उसे हम कहते हैं ओल्ड वान ट्रेडिशन, ठीक है। जो पहले हुए स्टोन्स होते थे उनको, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे उनको हम कहते थे ईओलिथ्स। क्या कहते थे, ईओलिथ्स, ठीक है बच्चों। कोई भी चीज़ कहीं पे भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उनको पर्सनली मैसेज करके उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करूँगा।
किसी भी तरह से हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कोई भी चीज़ समझ में ना आए, प्लीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ पूछिएगा, क्योंकि आपका कोई भी डाउट आपको एग्ज़ाम में रोक सकता है। तो प्लीज़ डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कैसा भी डाउट हो। कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैसेज करिए मुझे, आई विल रिप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज के जो साइट्स थी, साइट्स इन द सेंस कि कहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के लोग रहते थे, वो मैं कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत मेजर साइट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहली है सोन वैली, ठीक, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। फिर थार डेजर्ट, ठीक है, कश्मीर में है कुछ पार्ट्स, मेवाड़ प्लेन्स में, सुश्रुता में, ठीक है, सुश्रुता में, गुजरात में, ठीक है, हमारे सेंट्रल इंडिया में है कुछ पार्ट हमारे सेंट्रल इंडिया में है, कुछ डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाएंगी चीज़ें आपको, छोटा नागपुर में, कावेरी नदी के आसपास मिल जाएंगी आपको, यूपी में मिर्ज़ापुर के पास है बेलन वैली, वहाँ मिल जाएंगी, और बिमकेटा में मिल जाएंगी। अच्छा, सो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट रहती है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने कम से कम 2 से 3 बार देखा है, वो है बिमकेटा। ये क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। बिमकेटा एक बड़े बड़े केव्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े केव्स हैं जिसमें शेड्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। और ये पूरे पैलियोलिथिक पीरियड में, जो पीरियड था हमारा पैलियोलिथिक का, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स यही साइट थी जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन कल्चर मिलता है, और जो बहुत आसानी से डेवलप और स्पीडली डेवलप किया है जो भी ह्यूमन कल्चर मिलता है, राइट। तो इस साइट को हम खास तौर से बहुत ध्यान रखेंगे, जो हमारी भीमकेटा साइट है, भीमकेटा, इसको हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। एक्सक्यूज मी। पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज में कुछ कल्चर्स भी हमारे नॉलेज में आए, ठीक है, जैसे सोहानियन कल्चर। ये सोहन रिवर के आसपास जो लोग रहते थे वहाँ से फाउंड हुआ, इसीलिए इसका नाम सोहानियन रिवर है। ये शिवालिक हिल्स में मिलता है, जो कि नॉर्थ में और वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में मिल जाएंगी इजीली। शिवालिक हिल्स, अगर इंडिया का मैप देखें हम, जो कि मैंने लगा रखा था, तो ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये वाला जो रीजन होता है, ये सब शिवालिक हिल्स के आसपास का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इजीली ये कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसमें जो टूल्स वगैरह हमें मिलते हैं खास तौर पे वो पेबल टूल्स होते हैं, और चॉपर्स मिल जाते हैं, ठीक है, पेबल टूल्स मिलते हैं। दूसरा कल्चर है एक्यूलियन कल्चर, ठीक है। कौन सा है? एक्यूलियन कल्चर। दूसरा कल्चर है एक्यूलियन कल्चर। एक मिनट। दूसरा कल्चर है एक्यूलियन कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो एक्यूलियन कल्चर, ठीक है, एक्यूलियन कल्चर खासतौर पे हमें कहाँ मिलता है, जो कि नाम अपने आप में बताता है। इस कल्चर को हम मद्रासी कल्चर भी कहते हैं, मैड्रासी कल्चर भी कहते हैं। तमिलनाडु के आसपास ही आसानी से मिल जाता है। ये एक फ्रेंच साइट थी सेंट एक्यूल, उसके नाम के पीछे ये रखा गया है एक्यूलियन कल्चर। क्या थी साइट? सेंट एक्यूल, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्टिव कॉलोनाइजेशन था इंडिया का। फर्स्ट इफेक्टिव कॉलोनाइजेशन मतलब लोग झुंड में रहना पसंद करते थे, ठीक है। ये भी हैंड एक्सेस और क्लीवर्स ही यूज़ करते थे, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन ये लोग झुंड में रहना पसंद करते थे। ये एक अपना कल्चर था, ठीक है। कल्चर जो है वो एरिया वाइज चेंज होते रहते हैं, मैंने पहले भी बताया। आज की डेट में भी हिंदुस्तान में कई तरह के कल्चर हैं, ठीक है। तो वही कल्चर्स पूरा पहले भी थे, बट उनके कुछ और रूप थे। वहीं से ये हमारे आज का जो कल्चर है ये डिराइव हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज पे। मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या थी? इसमें जो लोअर पैलियोलिथिक एज से थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन था। लोगों ने थोड़ा सा सीखा था, अपने एक्सपीरियंस से जाना था कि चीज़ें होती कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो आप देखो, उसका था अननोन से लेके 1 लाख तक, ठीक है। इसका कितना है? 1 लाख BC से 40,000 BC तक। इसका कितना है? 1 लाख BC से
40,000 BC तक। इसी दौरान फायर का भी इस्तेमाल हुआ था, राइट। एविडेंसेस मिलते हैं कि फायर इन्होंने जलाना सीखा था। उसके बाद जो ये लोग ना डेड्स को बहुत मानते थे, जो ये जान समझते थे कि जो भी डेड पीपल होते हैं वो आगे भी उनकी कोई लाइफ होती है, इसलिए उनको पेंट करके दफनाया करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक मैन जो है वो स्कैवेंजर होता था, ठीक है, खाना ढूंढ के खाता था। बट बहुत से एविडेंसेस मिलते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग भी उनको ढूंढते थे वो लोग, हंटिंग भी बहुत बहुत तरीके से करते थे वो, उसके कुछ ही एविडेंसेस मिलते हैं। बट चूंकि पैलियोलिथिक एज है, एग्रीकल्चर आता नहीं था उनको, थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे, तो हंटिंग जो था वो मेन सोर्स था फूड गैदरिंग का, ठीक है। टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं? इनके टूल्स पहले लोअर पैलियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग जो भी कल्चर्स थे, जो भी ह्यूमंस थे, उससे थोड़े से छोटे हो गए थे, फाइन हो गए थे, हल्के हो गए थे, ठीक है। और मेजरली ये लोग जो टूल्स बनाने के लिए अब फ्लेक्स का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्स क्या होता है? एक कोई भी एक पत्थर है किसी भी साइज़ का, उसको हमने एक साइड से तोड़ दिया, तो ये छोटा वाला पार्ट जो है ये फ्लेक्स कहलाएगा। और बड़ा वाला पार्ट क्या कहलाता है? बड़ा वाला पार्ट कहलाता है कोर, ठीक। तो ये छोटे पार्ट्स को बेसिकली यूज़ करके हम लोग ये लोग जो है वो अपने टूल्स बनाते थे। इसका कारण ये था कि इजीली हैंडल हो जाते थे वो, ठीक है। बोर्ड्स बनाते थे, पॉइंट्स बन जाते थे और स्क्रैपर्स बन जाते थे, ठीक है। पेबल इंडस्ट्री भी मिली है। पेबल क्या चीज़ होता है? पत्थर होते हैं अलग अलग स्टाइल्स के, और वो जो काम हथियार बनाने की इंडस्ट्री थी वो मिलने लगी थी अच्छी तरह से। स्टोन्स जो थे वो बहुत छोटे छोटे स्टोन्स मिलते थे, तो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे। पहले वाले बड़े थे तो इकोलिथ्स कहलाते थे। जो टूल्स थे वो अब पत्थरों, कौन से पत्थरों से बनने लगे थे? सिलीशियस रॉक से बनने लगे थे, जैसे चर्ट और जैस्पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमारे यूपी में बेलान, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर के पास है, मैंने पहले भी बताया। वही साइट्स हैं खास तौर पे, वही आगे बढ़ते चले गए। फिर लूनी वैली राजस्थान में, ये सोन रिवर और नर्मदा रिवर के पास। भिम्बेटका मैंने पहले बताया। तुंगभद्र रिवर वैलीज के पास, खास तौर पे रिवर के पास मिलने लगे। पोटवार प्लेट्यू में मिलने लगे, इंडस और झेलम के बीच में, ठीक है। और संघाव केव में मिलने लगे, पेशावर पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। जो कल्चर थे वो आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, खासतौर पे एक्यूलियन कल्चर जो था इनका, वो जो लोअर पैलियोलिथिक का था वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगा था। वो टूल्स के बहुत अच्छी टेक्निक सीख गया था, नई नई टेक्निक सीख गया था, तो वो बढ़ने लगा था। कुछ हाउसेस वगैरह भी मिलने लगे थे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज पे। अपर पैलियोलिथिक एज लेटर पैलियोलिथिक एज है, मतलब इसके बाद कोई पैलियोलिथिक एज नहीं है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लोअर, मिडल और अपर। अपर में हम लोगों ने देखा कि जो टाइम पीरियड था वो सबसे कम था, ठीक है। वो कितना है? 40,000 BC से 10,000 BC तक, 40,000 BC से 10,000 BC तक वो फैला हुआ है। वाइड स्प्रेड अपीयरेंसेज ऑफ फिंगरेंस एंड अदर आर्टिक्राफ्ट्स रिफ्लेक्टिंग आर्ट एंड रिचुअल्स, मतलब फिंगरेंस मिलने लगे थे। फिंगरेंस क्या होते हैं? पत्थर की जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं, मूर्ति वगैरह जो देखते हैं बेसिकली, उन्हें कहते हैं फिंगरेंस। और आर्टिक्राफ्ट्स मिलने लगे थे, आर्ट और रिचुअल्स मिलने लगे थे, रिचुअल्स बढ़ने लगे थे, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एक्शेल मिले थे राजस्थान में, जो ये बताते हैं कि उस टाइम पे इंडिया में भी ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा साइट्स थी, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिली। राजस्थान में सबसे ज़्यादा साइट्स थी, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिली। एक्सट्रीम कोल्ड एरिड क्लाइमेट था। अब ये क्या होता है? देखिए, ये वो टाइम था जो आइस एज से कन्वर्ट होके हेलोसीन एज की तरफ हम लोग जा रहे थे, राइट। तो एकदम से जो ठंडक थी, बर्फ थी पिघलने के बाद बहुत ठंडा हो गया, और बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, एरिड क्लाइमेट हो गया। एरिड मतलब सूखा टाइप का क्लाइमेट हो गया, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता था या प्रिसिपिटेशन बहुत कम होता था। ये खास तौर पे हाई एल्टीट्यूड्स में मिलने लगा और नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में मिलने लगा। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स की डिटेल स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इसकी वजह से ही जो मॉइस्चर नहीं था, उसकी वजह से कुछ डेजर्ट्स भी बने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है।
ड्रेनेज सिस्टम पे मिला, जब ऑब्वियसली जब पहली जो कॉलोनाइजेशन होने लगे तो ऑब्वियस है उनका ड्रेनेज सिस्टम मिलने लगेगा, तो वो ड्रेनेज सिस्टम मिलने लगा, रिवर्स की तरफ जाता रहा, ठीक है। वेजिटेशन जो था, ग्रीनरी जो थी वो बहुत कम होती चली गई क्योंकि एरिड क्लाइमेट बढ़ता चला गया और सी लेवल कम होता चला गया, राइट। अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो भी बोन्स के थे, बेसिकली स्टोन के तो थे ही थे, स्टोन के साथ साथ हमें बोन्स के भी मिलने लगे, जैसे निडल, फिशिंग टूल, हार्पून्स, ब्लेड्स, ये सब बोन्स के मिलने लगे, ठीक है। टूल्स को बनाने की जो टेक्निक थी वो बहुत बढ़ गई, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। जो भी स्टोन्स की वो थी फैक्ट्रियाँ टाइप की मिलने लगी, ग्राइंडिंग स्टेप्स मिलने लगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे हो गई, फैक्ट्रीज मिलने लगी, जो लोग इस पे काम करते थे वो बड़े स्तर पे करने लगे ताकि टूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सके और ग्रोथ अच्छी हो सके। इसकी अपर पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वही सेम, फिर से उसको डिस्कस करते हैं। भिमबेटका जो कि आपको बताया जा चुका है, मिर्ज़ापुर से भोपाल तक फैला हुआ है, ठीक है, भोपाल के आसपास है, सॉरी। बेलोन मिर्ज़ापुर में है, भोपाल से मिर्ज़ापुर तक आते आते सोन नदी पड़ती है, सोन नदी के आसपास ये मिलते थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बिहार में मिलते थे, महाराष्ट्र में कई जगह मिले, उड़ीसा में इसके एविडेंसेस कई जगह मिले हैं, आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में इसके एविडेंसेस मिले हैं हमें, और अतिरम पक्कम में मिले हैं तमिलनाडु में, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बोन टूल्स जो है वो खाली केव्स में मिलते थे, कहाँ पे, कुरनूल एंड चिंतामणि गवी इन आंध्र प्रदेश, कुरनूल एंड चिंतामणि गवी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुछ रिवर्स के किनारे मिलते थे, जैसे बीस रिवर, बाणगंगा रिवर, लेडर रिवर, स्वर्ण रेखा और घाट प्रभा, इन साइट्स पे भी ये मिलने लगे। ये रिवर साइट्स कहलाती हैं सारी की सारी, इनको हम कहते हैं रिवर साइट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग मीजोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे, मीजोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में इतना ही, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पैलियोलिथिक एज में जो स्टार्ट हुई थी वो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक थी। इसका जो पीरियड है वो लगभग लोअर पैलियोलिथिक का मैक्सिमम से 1 लाख है, ठीक है। इसकी कुछ मेजर साइट्स हैं जिसमें दो कल्चर्स आए थे, सोहानियन कल्चर और एक्यूलियन कल्चर। मिडिल पैलियोलिथिक एज में 1 लाख से लेके 40,000 BC तक का था। इसकी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये लोग थे डेड को पेंट करते थे और टूल्स वगैरह इनके बहुत फाइन हो चुके थे थोड़े से, और थिनर भी हो चुके थे, खासतौर पे सिलिशियस रॉक्स के बनते थे, चर्ट और जेस्पर के, फ्लेक्स पे डिपेंड हो चुके थे टूल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इसकी कुछ साइटें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बेलन वैली, लूनी वैली, और रिवर्स के किनारे खासतौर पे मिलने लगे थे। ये एक्यूलियन कल्चर जो है वो बहुत अच्छा होने लगा था। अपर पैलियोलिथिक एज में हमें ऑस्ट्रिच के एक्शेल्स मिलने लगे थे, स्टैच्यूज मिलने लगे थे, ठीक है, पत्थर के बने हुए स्टैच्यूज मिलने लगे थे। क्लाइमेट जो है वो बहुत ठंडा हो गया था, एरिड क्लाइमेट हो गया था। एरिड मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, ठीक है, ऐसा क्लाइमेट हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट एरिया में डेजर्ट्स बनने लगे थे। ड्रेनेज सिस्टम मिलने लगा था इंडिया में कॉलोनाइजेशन की वजह से, ठीक है। वेजिटेशन कवर कम होने लगा था, सी लेवल बहुत कम होने लगा था। टूल्स में खास तौर से बोन टूल्स मिलने लगे थे, जो कि वो बहुत बारीक पैनी चीज़ों के लिए होते थे, जैसे निडल, फिनिशिंग टूल्स, हार्पून्स, ब्लेड्स, इन चीज़ों के लिए मिलने लगे थे। टेक्निक्स बहुत रिफाइन हो चुकी थी, टूल्स को बनाने की जो टेक्निक्स थी वो बहुत रिफाइन हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज वगैरह मिलने लगी थी इन सब चीज़ों की। इनकी भी कुछ साइटें हैं, ठीक है। साइटें सबकी कॉमन इसलिए हैं क्योंकि वही कल्चर एज के साथ साथ आगे बढ़ते रहे, उन लोगों ने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखा और वो आगे बढ़ते रहे, ठीक है। इसमें कुछ रिवर साइट्स भी निकल के आ गई थी अपर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज हमारा यहाँ खत्म होता है, आइस एज हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हमारा हेलोसीन एज शुरू होगा, जो कि मेसोलिथिक पीरियड को कवर करता है। आज भी हमारा हेलोसीन एज चल रहा है, मेसोलिथिक पीरियड से लेके आज तक की हम जो जर्नी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा बच्चों मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, एकलव्य क्लासेस को ज्वाइन करिए, और ताकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिल सके, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए मैंने ये QR कोड दिया है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है जिसका नंबर ये रहा। आप चाहे तो नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको मालूम पड़ेगा कि कब कौन सी क्लासेस के क्या टाइमिंग्स हैं, राइट।
कब कौन सी क्लासेस के क्या टाइमिंग्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बच्चों फिर मिलते हैं। गुड बाय।